कंपनी का भी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट प्रोवाइड करे, ताकि कस्टमर लॉयल भी रहे, लॉन्ग टर्म तक रहे, और हाई प्राइस भी पे करने के लिए रेडी हो, क्योंकि आप उनको एक हाई क्वालिटी का प्राइस वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो। तो बेसिकली कस्टमर लॉयलिटी में भी हेल्प करता है आपका कौन? वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेजेस लिख लीजिए, 3 एडवांटेज लिखवा दिया, अब नाउ डिसएडवांटेज लिख लीजिए वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का डिसएडवांटेज, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का सबसे पहला डिसएडवांटेज है नीश मार्केट, NICHE, नीश मार्केट। नीश मार्केट इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है। क्यों नीश मार्केट डिसएडवांटेज है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि नीश मार्केट का मतलब होता है कि जब हम एक स्मॉल टारगेट ग्रुप को, बेसिकली स्मॉल कंज्यूमर के ग्रुप को टारगेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं नीश मार्केटिंग, राइट। तो नीश मार्केटिंग में यहाँ यही कंसेप्ट है कि जो बेसिकली वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होता है वो ज्यादातर कंपनीज नीश मार्केट में डील करती हैं, यानी वैसी कंपनीज हैं जो बेसिकली नीश मार्केट में डील कर रही हैं। कुछ ही कस्टमर उनके टारगेट कस्टमर है, यानी मास कंज्यूमर, मास कस्टमर्स पे कंपनीज ध्यान नहीं देती हैं। ठीक है, तो इसमें लिखिए, इसमें नीश मार्केट में लिखिए, इन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, in value based pricing company only target in value based pricing company only target a limited number of customers who can afford your product. In value-based pricing, company only target a limited number of customers who can afford your product. ठीक है, और इस टाइप के लोग बहुत कम होंगे जो हाई प्राइस के प्रोडक्ट को बेसिकली क्या कर सकते हैं? अफोर्ड कर सकते हैं। तो नीश मार्केट का मतलब ही यही है कि वो कुछ ही पोटेंशियल कंज्यूमर्स पे ध्यान देते हैं जो बेसिकली हाई वैल्यू बेस्ड प्राइस के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए रेडी हो जाए। तो ये सबसे बड़ा इसका डीमेरिट है कि कभी भी फुल या मास कंज्यूमर्स पे फोकस नहीं कर पाता है। ये हमेशा हाई प्राइस के प्रोडक्ट ही, वैल्यूएबल प्रोडक्ट ही कंज्यूमर को प्रोवाइड करेगा, और महंगे प्रोडक्ट सब नहीं खरीद सकते। ठीक है, ये था नीश पहला। सेकेंड इज डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द बिजनेस। यहाँ पर मतलब इस पॉइंट से पहले मैं बताना चाहूंगी कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में सिचुएशन क्या है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई होगी, अच्छी होगी, प्रोडक्ट के लिए पैसा भी देने के लिए कंज्यूमर रेडी होंगे, लेकिन कभी भी कंपनी ना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए ज्यादा कंज्यूमर्स नहीं चाहेगी। वो हमेशा बस कुछ ही लोगों पे फोकस करेगी, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को लॉयल बनाने की कोशिश करेगी। ठीक है, आगे लिखिए, डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द बिजनेस। जो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होता है वो बहुत वैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बहुत स्मॉल साइज में काम करते हैं, बस हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं। ठीक है, अब उनके लिए कोई फिजिबल नहीं है कि वो बहुत सारे ऑडियंस को बेसिकली टारगेट कर ले एक टाइम पे, नहीं तो अदरवाइज उनका जो डिस्टिंक्शन और स्पेशलाइजेशन है उसका कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका जो स्ट्रैटेजी कभी होता ही नहीं कि लार्ज ऑडियंस तक ये प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए। ठीक है, इसी वजह से कभी भी इनका जो मार्केट है कभी भी एक्सपैंड, या बिजनेस कभी भी एक्सपैंड नहीं करता है। ठीक है, तो डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द बिजनेस, यानी अपने आप को डिस्टिंक्ट ही रख रहे हैं कुछ स्पेशलाइज्ड हाई वैल्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड करके, और अपने आप अगर वो प्रोडक्ट सबको प्रोवाइड करने लग जाएंगे तो उनका जो वैल्यू, उनका जो स्पेशलाइजेशन है वही घट जाएगा। तो जो लोग ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं वो क्यों देंगे फिर ज्यादा प्राइस? वो इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि उनको अलग डिफरेंट अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। तो इसी वजह से ये ज्यादातर इसको डिफिकल्ट होता है, या फिर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, और वैसे प्रोडक्ट कभी भी, वैसी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी खुद को एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं। सेकेंड इसका डिसएडवांटेज।
नेक्स्ट लिखिए डिसएडवांटेज हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी प्रोडक्ट जो भी ये बनाएंगे वो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटेटिव होगा। हायर प्रोडक्शन कॉस्ट यानी जो प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट होगा वो हाई होगा, इसीलिए कई मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हाई है, तो आप ज्यादा एक्सट्रीम मार्जिन पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप क्वालिटी भी और जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो रॉ मटेरियल वो हाई क्वालिटी का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका था बेसिकली वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। नेक्स्ट आइए प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। इसमें लिखिए प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग का एक और नाम है प्राइस लाइनिंग स्ट्रैटेजी, प्राइस लाइनिंग स्ट्रैटेजी, प्राइस लाइनिंग स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट लाइनिंग स्ट्रैटेजी का एक और नाम है प्राइस लाइनिंग स्ट्रैटेजी, प्राइस लाइनिंग स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट लाइन जो स्ट्रैटेजी है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, उसका नाम एक और है प्राइस लाइनिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसमें लिखिए 2-3 लाइन लिखिए फिर इलैबोरेट करती हूँ। राइट, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग is a retail marketing technique, retail marketing technique where products and services of the same category, price lining or price product lining strategy is a retail marketing technique, is a retail marketing technique where product and service of the same category, product and service of the same category, product and service of the same category are grouped in the different price range, are grouped in the different price range based on their functions and quality, functions and quality. एक बार रिपीट करिए तो, ग्रुप के बाद सेम कैटेगरी and service of the same category are grouped in the different price range, in different price range based on their functions and quality, based on their functions and quality, their function। easy concept है। आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर सुना है, आपने आईटीसी सुना है, आपने पीएनजी सुना है, ये सारी बड़े बड़े पेरेंट्स कंपनी जिनके अंडर में मल्टीपल ब्रांड्स है। प्रोडक्ट लाइन उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली प्रोडक्ट लाइन लेंथ का मतलब होता है कि एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के टाइप में आप नंबर ऑफ ब्रांड्स जो हैं वो बढ़ाते जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर भी कंसेप्ट सेम है कि अगर कोई, ये रिटेल मार्केटिंग का कंसेप्ट है जहां पर आप प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पर्टिकुलर कोई कंपनी मल्टीपल अल्टरनेटिव्स निकालती है एक ही प्रोडक्ट लाइन में, एक ही प्रोडक्ट लाइन में मल्टीपल अल्टरनेटिव्स, और उसका प्राइस को वैरी कर देती है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड फीचर्स। यानी कि जैसे बाटा का एग्जांपल लीजिए, बाकी और भी ब्रांड ले सकते हैं आप। एग्जांपल के लिए लिरिल जो है वो बहुत महंगा आता है, बट लाइफबॉय थोड़ा सस्ता में मिल जाता है। तो बेसिकली आप जो है इनहांस करते हैं प्राइस को, चेंज करते हैं प्राइस को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ब्रांड एंड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज ऑफ देयर फीचर एंड ऑल। यानी कि यहाँ पर जो सिचुएशन है कि प्राइस कैसे हम सेट कर रहे हैं कि हम सारे प्रोडक्ट, जो एक प्रोडक्ट लाइन है, जैसे कि मान लो बाथिंग सोप है और उसमें सारा कुछ है, लाइफबॉय है, डव है, लिरिल है, तो हम सबका प्राइस सेम नहीं सेट करेंगे, हम सबका प्राइस डिफरेंट सेट करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ फीचर्स में डिफरेंस होता है हर एक प्रोडक्ट के ब्रांड में, यानी सॉरी ब्रांड जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है उसके हर एक प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को समझते हुए हम प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट प्राइस लाइनिंग या प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसमें आगे लिखिए। ठीक है, अब इस हिसाब से क्या होगा कि जो कंज्यूमर का जैसा बजट होगा वो वैसा प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब कोई पर्सन जो है वो लिरिल और डव खरीद रहा है या फिर और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीद रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ जो होंगे लोग जिनको लाइफबॉय से काम चल रहा है, जिनका बजट जैसा होगा
इस प्राइस लाइन प्राइसिंग की ये प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग की वजह से उनको जैसा प्रोडक्ट जो उनका पॉकेट अलाउ करेगा उस हिसाब से प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे। तो ये टेक्निक जो है वो कंज्यूमर्स, एक तो ये मास कंज्यूमर्स पे ध्यान देता है, यानी हर एक कंज्यूमर को ये क्या कर लेगा, बेसिकली टारगेट बना सकता है, क्योंकि जो कंज्यूमर का जैसा पॉकेट जैसा इनकम वो वैसा ही प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो उनको जज करने के लिए ये एक इजी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल और अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है और अलग अलग प्रोडक्ट का हम अलग अलग प्राइस सेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं जो थोड़े महंगे होते हैं उनको डिस्प्ले ज्यादातर रिटेल शॉप्स वाले ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो महंगे प्रोडक्ट है, उसमें ज्यादा मार्जिन है, कंपनी उनके एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा कंसर्न रहती है, तो उसके लिए आप थोड़ा डिस्प्ले में उसको थोड़ा डिफरेंट दिखा दोगे, बल्कि वो सेम हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही प्रोडक्ट है, लेकिन यू विल जस्ट ट्राई टू मेक इट थोड़ा डिफरेंशिएट, क्वालिटी प्राइस के हिसाब से थोड़ा पैकेजिंग चेंज कर दोगे उस प्रोडक्ट का। कुछ जो देखना, आपने टी का भी पैकेजिंग देखा होगा कि कुछ टी के जो पैकेट्स थोड़े महंगे होते हैं, जैसे टाटा टी गोल्ड, उसकी पैकेट इतनी शाइनिंग इतने इफेक्टिव होते हैं, बट कुछ वही टाटा टी वगैरह जो आएगा, नॉर्मल टाटा टी होता है सिंपल वाला, वो देखना बिल्कुल नॉर्मल पतला सा प्लास्टिक में पैकेट बना रहता है, पैकेजिंग हो रखा होता है। तो लाइक क्वालिटी को दिखाने के लिए थोड़ा सा पैकेजिंग पे भी काम करोगे, उसकी प्राइस को इनहांस करोगे, इंक्रीज करोगे, बट आप जो प्राइस सेट करोगे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड का सेम पर्टिकुलर पेरेंट ब्रांड में, वो डिफरेंट करोगे, यानी प्राइस जो होगा अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग होगा। और ये जो इसमें और कोई एग्जांपल? हाँ, इसमें और भी लिख लो, जैसे कि पीएनजी की भी एग्जांपल्स लिख सकते हो आप, उसके टूथपेस्ट के एग्जांपल्स लिख सकते हो आप, फिर आप फूड के भी एग्जांपल लिख सकते हो, मिक्सचर के एग्जांपल लिख सकते हो, ये सारा एग्जांपल इसमें आ सकता है कि लाइक थोड़ा सा प्रोडक्ट इनहांस कर दिया सेम प्रोडक्ट लाइन में और उसका प्रोडक्ट का प्राइस चेंज कर दिया, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। क्लियर हो गया? प्राइस लाइनिंग में क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं? सबसे पहली बात कि मल्टीपल अल्टरनेटिव्स आर प्रेजेंट। पहला तो यही होगा कि एक सिंगल प्रोडक्ट को चूज करने के लिए, जैसे अगर आपको एक बाथिंग सोप लेना है तो आपके पास मल्टीपल अल्टरनेटिव प्रेजेंट होगा, पहली चीज, और हर एक रेंज में अवेलेबल होगा, तो आपको जैसा मन होगा वैसा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बजट। ये ऑप्शंस देता है, ये अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करता है, पहला चीज। सेकंड लिखिए, इसमें एक चीज और होता है कि बेसिकली जो कंपनीज हैं वो एज्यूम कर लेती हैं कि कौन से प्रोडक्ट का मेरा ज्यादा सेल है। अगर हम 4 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसमें से कोई एक प्रोडक्ट होगा जिसका एक्सट्रीम सेल होगा, तो एक डिमांड को समझने के लिए भी बेसिकली प्राइस लाइनिंग स्ट्रैटेजी काम आती है, क्योंकि अगर आप 4 प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो और चारों की सेलिंग डिफरेंट है और सबसे बेस्ट कौन है उसको आइडेंटिफाई आप इजिली कर सकते हो, और आप चाहो तो उसका इंक्रीज कर सकते हो प्रोडक्शन को। और सेकंड, आप जो भी प्रोडक्ट लाइन यानी जो भी आपका सोप सेल नहीं हो रहा है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, हटा सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट के लिए आप बेसिकली सेल्स या डिमांड फॉरकास्ट भी कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है उसको आप ज्यादा बनाना शुरू कीजिएगा, ज्यादा प्रोडक्शन कीजिएगा, और जिसका डिमांड कम होगा उसको आप हटा दीजिएगा, हटाना चाहे तो आप उसको साइड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? वो मल्टीपल प्रोडक्ट पे फोकस करती है, तो किसी एक सिंगल प्रोडक्ट पे फोकस नहीं होने की वजह से कई बार एक्सट्रीम इन्वेंट्री कॉस्ट और लॉस हो सकता है, पहला। सेकंड, आप लिख सकते हो कि कई बार जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू के चक्कर में वही रेवेन्यू ज्यादा जनरेट नहीं होता है, क्योंकि कंपनी लॉस में जा सकती है, बिकॉज आप बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। मार्केट ट्रेंड में चेंज आएगा तो एकदम से आपको सारे प्रोडक्ट चेंज करने पड़ सकते हैं। तो ये 2-3 इसके डिसएडवांटेज है। एक तो ये कि प्राइस लाइनिंग जो, या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्ट लाइनिंग स्ट्रैटेजी है या प्राइसिंग है, इसमें जो है मार्केटिंग टेक्निक जो है वो पूरा का पूरा डिजाइनिंग पे फोकस होती है, मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ एक साथ डील कर रही है, मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ, ठीक है।
मल्टीपल प्रोडक्ट है इनके पास, मल्टीपल प्रोडक्ट से डील कर रही है, एक प्रोडक्ट पे फोकस ही नहीं कर रही है, पहला। दूसरा, इसका इन्वेंट्री कॉस्ट वगैरह हाई हो सकता है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, तो इन्वेंट्री कॉस्ट लग रहा है और सेल नहीं हो रहा है एज सच, बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है। यानी इसका जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है बेसिकली वो सब के लिए अलग अलग सेट हो रहा है। अब इसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग वगैरह चाहिए, तो टाइम टेकिंग है, थोड़ा रिस्की है। ठीक है, एक प्रोडक्ट पे प्रॉपर प्राइस फोकस करके नहीं बना रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ डील कर रही है, तो ऑल दीज आर अफोर्डेबिलिटी बेस्ड प्राइसिंग। अफोर्डेबिलिटी बेस्ड प्राइसिंग, अफोर्डेबिलिटी बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली कि इस कंटेक्स्ट में जो कंपनी है वो उन प्रोडक्ट के साथ डील करती है जो इसेंशियल प्रोडक्ट है, और उसका रेट वो हमेशा रीजनेबल रखेगी। क्यों रखेगी? क्योंकि सारे लोग इसको अफोर्ड कर पाए, खरीद पाए, क्योंकि ये बेसिक नीड के प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसमें हर एक सेगमेंट के कस्टमर खरीद पाए इस प्रोडक्ट को। ठीक है, और ये मेथड तभी यूजफुल है, ये मेथड बेसिकली उन्हीं प्रोडक्ट के लिए ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा इसका मतलब। और इसमें कई बार गवर्नमेंटल प्राइसिंग और सब्सिडी प्राइसिंग भी इन्वॉल्व होती है, मैं बताती हूँ क्या। सबसे अच्छा एग्जांपल सैनिटाइजर का लेके चलते हैं, जो मैंने आप लोगों को याद होगा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भी बताया था। जैसे कि सबसे पहले डिटॉल ना सैनिटाइजर बनाता था, ठीक है, उसके अलावा और कोई कंपनी उस समय कॉम्पिटिटर नहीं थी, क्योंकि देखो सैनिटाइजर महंगा भी था और इंडिया में ना हाथ धोने का प्रचलन और डिमांड ज्यादा है कंपैरेटिवली टू यूजिंग द सैनिटाइजर। और सैनिटाइजर एक केमिकल टाइप का होता है, तो पीपल आर नॉट यूजिंग दैट एज मच। ठीक है, लोग थोड़ा अवॉइड करते थे यूज करना, लोग बोलते थे ना कि उसमें स्मेल आता है, केमिकल है, मतलब मल्टीपल रीजंस पीपल आर गिविंग एंड दे आर नॉट यूजिंग इट एज सच। Nowadays sanitizer is an essential product because we can't take soap and water everywhere. True, so that's why now it is comes under the Essential Commodities Act 2020. Essential Commodities Act के अंडर में आ चुका है आपका सैनिटाइजर। अब सैनिटाइजर इसेंशियल कॉमोडिटी में आ गया है, तो पहले इसका कॉस्ट 80-90 रुपए होता था, 77 rupees for 100 ml. Now sanitizer are available in very low price for 50 ml, that is not even 100 ml, I am saying about 60 ml, that price 77. Now for 50 ml you just need to pay 25 rupees. Why this extreme change happened? Because हर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, इसका घटा क्यों? बिकॉज ऑफ द नीड। अब इसी तरीके के आपका सॉल्ट होता है, शुगर होता है, या फिर आपके ग्रेन्स होते हैं, जो हमारे लिए बेसिक नीड है, ये सारी चीजें इसेंशियल कमोडिटीज है हमारे लिए। ऐसे प्रोडक्ट सबको मिलने चाहिए, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, हर एक सेगमेंट के लोग, चाहे वो हाई क्लास हो, चाहे वो लो क्लास हो, चाहे वो एक्सट्रीम पुअर हो, एवरीवन डिजर्व द बेसिक प्रोडक्ट्स। एंड फॉर दिस जो कंपनीज है वो बहुत बेसिक रेट प्रोडक्ट का तय करती है, बहुत रीजनेबल रेट तय करती है प्रोडक्ट का। और कई बार अगर कुछ कंपनीज को लॉस भी हो रहा होता है ऐसे प्रोडक्ट को बना के सेल करने में, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती हैं और गवर्नमेंट प्राइस को रेगुलेट भी करती है। तो इसको हम कहते हैं अफोर्डेबिलिटी बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी बेस्ड प्राइसिंग यानी सारे लोग प्रोडक्ट का जो प्राइस ऐसा सेट किया जाएगा जहां पर सारे लोग प्रोडक्ट को खरीद सके। क्लियर हो? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अच्छा, यहाँ पर सारे लोग मॉल्स तो जाते ही होंगे, आई थिंक सारे लोग जाते होंगे मॉल, ब्रांडेड शॉप्स वगैरह। अब तो आप लोग का ऐसे टाइम के बच्चे हो जिस टाइम पे लगभग बहुत सारी सुविधा आप लोग को देखने को मिली होगी छोटे एज से। ठीक है, जब मैं आएगा आपको, जब भी आप कोई मॉल में जाइएगा, मैक्स में चले जाइए, चाहे रिलायंस ट्रेंड में जाइए, ये सब जगह पे जाइए, बिग बाजार में चले जाइए, कपड़ों में एक अलग सा चीज दिखेगा, या कुछ प्रोडक्ट, ज्यादातर क्लोथ्स वगैरह में ये होता है, देखना एक रेट लिखा होगा 799, 499, 599, 125, 1299, 1249। Why this is happening? क्यों इस तरीके की प्राइसिंग सेट की जाती है? What is the reason behind it? Tax.
देखो ये इस टाइप की प्राइसिंग इसलिए सेट की जाती है, जैसे आपके बुक में प्रॉपरली ये चीज को इलाती हूँ, ये आपके साइकोलॉजी यानी आपके दिमाग से खेलने वाली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है। यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो सोचती हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग 800 जस्ट राइट 799। दिस इज गोइंग, अब आप इस तरीके की जब प्राइस देखते हो तो आपके दिमाग में ना 99 की जगह 7 पहले आता है कि लाइक 7 and 99 you will see 7 first. Like you will think you are not going to consider that 99 rupees, you will think अरे 700 रुपए के में ही के तो रेंज में आ रहा है, एंड यू आर, तो अपने आप उसका प्राइस जो है 800 की जगह उसको 700 रुपए के नियर बाई मानने लगोगे। बल्कि ये चीज होता है साइकोलॉजिकली, व्हेन यू विल फर्स्ट सी द प्रोडक्ट प्राइस, ओके 799 दैट इज फाइन, सो दैट्स व्हाई दे आर कीपिंग दिस वर्ड 99 इन द लास्ट, एंड द फर्स्ट जो 99 करने से क्या होता है, वो 1 रुपए जो आपने घटा दिया उसकी वजह से जो पूरा रेशियो है उसका, यानी वो 800 रुपए के रेंज में टच ना होकर 700 रुपए के रेंज में रह गया, तो उससे आपको लगेगा कि आप 100 रुपए आपको सस्ता मिल रहा है प्रोडक्ट, बट एक्चुअल में ये चीज नहीं होता है। तो साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स है उसमें बेसिकली कंपनीज जो है वो साइकोलॉजी, कस्टमर की साइकोलॉजी के साथ प्ले करती है, वो ऐसा प्राइस सेट करती है ताकि आपको ये लगे कि ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं है, और ज्यादातर ब्रांडेड कंपनीज ऐसा काम करती है। और अभी तो अगर आप कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदिएगा ना तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि 99 वाला फैक्टर नहीं है इसमें, अरे ऐसे कैसे है। तो एक 799, 299, 499 इसीलिए होता है ताकि आप उस प्रोडक्ट का रेंज को कम समझें और प्रोडक्ट को खरीदिए, इसीलिए इसका नाम ही साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। देयर आर मल्टीपल नेम्स ऑफ डिफरेंशियल प्राइसिंग, डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग, बहुत सारे नाम है इसके, नाम लिख लीजिए। डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, डिस्क्रिमिनेशन से बना है डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, मल्टीपल प्राइसिंग, वेरिएबल प्राइसिंग, तो ये सारे के सारे हैं डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, मल्टीपल प्राइसिंग, वेरिएबल प्राइसिंग, ये सारा का सारा क्या है आपका डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग के अल्टरनेटिव नेम्स, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग को लिखवाने से पहले जस्ट वांट टू एलैबोरेट इट, क्या होता है डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। सब सारे लोग घर में ब्रेड मंगवाते हो ना, सब लोग के घर में ब्रेड आता है, सब लोग खाते होंगे, सैंडविच बहुत पसंद होगा। तो एक चीज मैं बताती हूँ क्या करती हैं, कुछ कंपनीज क्या करती हैं जाते हैं, यानी कि मान लो कि पटना का कोई लोकल कंपनी है, वो प्रोडक्ट बना करके आपको पटना के विद इन प्रोवाइड कर रहा है, और वही कंपनी सेम अपने प्रोडक्ट को दिल्ली में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसे केस में जहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वैरी कर जाता है, क्योंकि पटना में पटना की कंपनी है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन जब वही प्रोडक्ट को दिल्ली जाके सेल करेगा तो उसको ज्यादा पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनीज क्या करती है, अपने प्राइस को बेसिकली फ्लेक्सिबल बना देती है, यानी कि चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक थिंग्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। यानी कि जो प्रोडक्ट आपको इजिली लोकलाइज एरिया में अवेलेबल है उसको थोड़ा सस्ता कर देगी। मान लो कि उसको 50 रुपए मिक्सचर बना रही है, 50 रुपए कर दिया पटना के लिए, उसी को वो 54 या 52 या 55 रुपीज वो कर देगी दिल्ली के लिए। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर आर इंक्रीजिंग द एक्स्ट्रा कॉस्ट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, जब कोई भी कंपनी अपने प्राइस को एक मतलब वो फिक्स नहीं रखती है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन अपने प्राइस को बदलती है। अभी एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे सैनिटाइजर की जो कंपनी जो स्टार्ट हुई थी पहले, वो उन्होंने एकदम से एक्सट्रीम रेट बढ़ा दिया था, फ्लेक्सिबल कर दिया था प्राइस को, एक्सट्रीम बढ़ा दिया था। फिर गवर्नमेंट ने बोला इसेंशियल कमोडिटी है तो रिड्यूस करके नॉर्मल कर दिया, वो तो गवर्नमेंट बीच में इंटरवेन कर गई। अदरवाइज बहुत सारी कंपनी है जो सिचुएशन देख करके कोई प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर देती है, इन्फ्लेशन में प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो जाएगा, डिमांड बहुत एक्सट्रीम बढ़ गया तो प्रोडक्ट को लो कर देगी। तो मतलब लो और हाई का जो सिनेरियो होता है, यानी प्रोडक्ट का प्राइस स्टैंडर्डाइज नहीं है। स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि सब जगह सेम नहीं है, ऐसे को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस। क्लियर हो गया? जहां पर प्रोडक्ट का प्राइस हम एक तरीके से फिक्स नहीं करेंगे, फ्लेक्सिबल छोड़ देंगे,
क्योंकि उसका फ्लेक्सिबिलिटी जो प्राइस जो है वो चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सिचुएशन, कंडीशन, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, इवन ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये रीजन होता है आपके डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग का।